तो इस कहानी के स्टार्ट में हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और लोग किसी वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। वो साइंटिस्ट इस वायरस को कुछ एनिमल्स पर भी टेस्ट कर रहे थे, जिनमें थे चिंपैंजीज। वे ये वायरस उन चिंपैंजीज में टेस्ट कर रहे थे ताकि उनमें टेस्ट करके इसका रिजल्ट निकाल सके। जब वो इस वायरस की डोज को उन चिंपैंजीज में इंजेक्ट कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो चिंपैंजीज पहले से काफ़ी एग्रेसिव और ख़तरनाक हो गए थे और अजीब हरकतें कर रहे थे। और इसी दौरान एनिमल लिबरेशन के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एनिमल पर होने वाले अत्याचार पर काम करती थी और उन एनिमल्स को आज़ाद करती थी जिन पर सिगरेट तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। और इस लैब में चिंपैंजीज पर काफ़ी अत्याचार किए जा रहे थे और उन पर कई तरह की दवाओं के टेस्ट किए जा रहे थे और इन्हें यहाँ अनलीगल तरीके से यहाँ रखा हुआ था। लेकिन जब एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को यह पता चला, तो वो इन्हें छुड़ाने के लिए इस लैब में आ जाते हैं। जैसे ही वो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन चिंपैंजीज को खोलने लगते हैं, तो वहीं उस लैब का एक डॉक्टर उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि आप लोग कुछ नहीं जानते कि इन चिंपैंजीज के अंदर क्या डिजीज़ है। हमने इनके अंदर एक ऐसा वायरस इंजेक्ट किया हुआ है कि अगर आप इनके काफ़ी करीब गए तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये लोग उन साइंटिस्ट की एक नहीं सुनते और उन चिंपैंजीज के केज का दरवाज़ा खोल देते हैं और दरवाज़ा खोलते ही वो चिंपैंजीज काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं और एक लड़की पर अटैक कर उसे वहीं मार देते हैं। फिर देखते ही देखते वो लड़की थोड़ी ही देर में काफ़ी अजीब हरकतें करने लगती है और अजीब व्यवहार करने लगती है। उस लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है और आंखें भी लाल हो जाती है। वो खून उसके साथियों पर भी गिर जाता है, जिसके कारण वो भी उस लड़की की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं और अजीब हरकतें करने लगते हैं। मतलब कि ये वायरस एक के अंदर से दूसरे में फैलने लगता है। ये वायरस जिसके भी अंदर जाता वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था। और हमें यहाँ यह भी पता लगता है कि ये वायरस चिंपैंजीज के मुकाबले इंसानों पर काफ़ी तेज़ी से असर करता था, क्योंकि इंसानों और जानवरों की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है और बाद में इंसान ज़ॉम्बी का रूप ले लेते हैं। उस लैब का डॉक्टर उस इन्फेक्टेड लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो उसे मारता, वो लड़की उसे बाइट कर मार देती है, जिसके कारण वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलने लगता है। पहले तो ये वायरस पूरी सिटी को इन्फेक्टेड करता है और धीरे धीरे पूरा देश इस वायरस की चपेट में आ गया। फिर हमें 28 डेज़ बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम एक जिम नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि काफ़ी सालों से कोमा में था और लंदन की एक हॉस्पिटल में दाखिल था। अब उसे कोमा से होश आ गया था। जब वो अपने रूम से बाहर देखता है तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली था। वो काफ़ी हैरान था और जब वो उस हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उसे कोई भी इंसान दूर दूर तक नहीं दिखता। हर तरफ शांति थी कि दीवारों पर जगह जगह मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे थे। वो देखता है कि शहर भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर वो काफ़ी हैरान होकर चर्च में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि चर्च की हालत भी बाहर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पर कई लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। फिर उसी वक्त चर्च के फादर उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ते आ रहे थे। उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो अजीब सी हरकतें कर रहे थे। फादर के शोर मचाते ही ज़ॉम्बीज़ भी जिम के पीछे पड़ जाते हैं। जिम ये सारा सीन देखकर काफ़ी डर जाता है। जब वो उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहा होता है तो वहाँ दो लोग आते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ पर आग लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ जल जाते हैं और जिम बच जाता है। वो दो आदमी जिम को भी वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ पर वो खुद छुपकर रहा करते थे। लेकिन जब वो अपने मास्क को उतारते हैं तो उनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की। लड़के का नाम मार्क होता है और लड़की का नाम सेलिना। उन दोनों के पूछने से जिम उन्हें बताता है कि वो साइकिल से डिलीवरी करता था। एक दिन उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं और आज उसे होश आया है। तो उसने आज ये सब कुछ देखा है और वो उन्हें बताता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। फिर वो दोनों उसे बताते हैं कि इस पूरी सिटी को एक वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया है और इस वायरस को रोकने के लिए आर्मी और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ यहाँ नष्ट हो गया है और पिछले 6 दिनों में सिर्फ तुम ही हो
जो हमें जिंदा मिले हो। वो दोनों उसे बताते हैं कि हमारी फैमिली में से भी कोई नहीं बचा। जिम अपनी फैमिली को ही ढूंढना चाहता था। वो तीनों अगले दिन जिम के घर जाते हैं, जहां जिम देखता है कि उसकी मदर और फादर ने सुसाइड कर लिया है और उनके हाथों में जिम के छोटे होते की पिक्चर भी थी। उस पिक्चर के पीछे कुछ लिखा भी हुआ था, जो कि लिखा था कि जिम, हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर गए और आज हम खुद सो गए, तुम कभी मत उठना। और ये पढ़ते ही जिम काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन अब उसने मान लिया था कि अब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। वो तीनों जिम के घर पर ही रुकते हैं, क्योंकि अगर वो वापस गए तो काफ़ी अंधेरा हो जाता, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ रात के टाइम में काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। रात को जब वो लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। ये दोनों जिम के नेबर्स थे, जो अब ज़ॉम्बी का रूप ले चुके थे। काफ़ी मेहनत कर वो उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और इस फाइट में एक ज़ॉम्बी मार्क के हाथ पर काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ना चाहते हुए भी सेलिना को उसको मारना पड़ता है, ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और अब सिर्फ सेलिना और जिम ही बचते हैं। मार्क को मारने के बाद वो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि दूर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर लाइट ऑन है। वो उस लाइट को देखकर समझ जाते हैं कि उनके अलावा कोई और भी जिंदा है। जब वो उस बिल्डिंग के ऊपर जा ही रहे होते हैं तो उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने ही वाले थे कि एक आदमी आकर उन्हें ज़ॉम्बीज़ से बचाकर अपने घर ले आता है, और उस आदमी का नाम फ्रैंक होता है। यहाँ वो अपनी बेटी हैना के साथ अपने घर में ज़ॉम्बीज़ से छुपकर रहा करता था, और वो इन दोनों को भी अपने साथ रख लेता है। वो उन दोनों को बताता है कि कुछ दिनों से एक ट्रांसमिशन रेडियो चल रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इस वायरस का इलाज है। उन लोगों की इसके ज़रिए हेल्प भी की जा रही है, और उन लोगों ने इसमें अपना एड्रेस भी बताया है कि कैसे लोग खुद को बचा सकते हैं। लेकिन सेलिना उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती कि ये लोग इनको क्यों बचाना चाहते हैं, और ये मैसेज रिकॉर्डेड था। लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, और वो उस मैसेज के द्वारा बताई गई लोकेशन पर निकल जाते हैं। जाते जाते उनके रास्ते में टनल आती है। जिम कहता है कि इस टनल से जाना काफ़ी रिस्की है और ख़तरनाक है, लेकिन फ्रैंक उनकी इस बात पर मना कर देता है और कहता है कि इस रास्ते से जाना हमारे टाइम को बचाएगा। वहाँ उस टनल के अंदर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। फ्रैंक जब तेज़ी से अपनी गाड़ी से उस टनल के अंदर से जा रहा होता है तो तभी अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब वो टायर बदलने के लिए उतरता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद वो जल्दी से टायर चेंज करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद वो जल्दी से टायर चेंज करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी से वो टायर बदलकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो सब उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर से सेलिना उन्हें कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, और फिर वो निराश होकर वापस जाने लगते हैं। तभी फ्रैंक की नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे कि एक क्रो बुरी तरह से नोच कर खा रहा था। जब फ्रैंक उस बॉडी को देख ही रहा था, तभी उस बॉडी का एक ब्लड की ड्रॉप उसकी आंख पर गिर जाती है। मतलब कि अब फ्रैंक भी इन्फेक्टेड हो गया था। जब उसकी बेटी हैना उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वो उससे पीछे कर देता है। जिम उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक आर्मी का एक सोल्जर आकर उसे शूट कर देता है। वो सोल्जर बाकी लोगों को अपनी वैन में बिठाकर वापस ले जाता है। वहाँ पर उनकी मुलाकात मेजर हेनरी से होती है, जो कि उन्हें कहता है कि अब तुम यहाँ पर सेफ हो, क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ बाउंड्री पर काफ़ी आर्मी के जवान लगाए हुए थे, जिसकी वजह से कोई भी ज़ॉम्बी उसके अंदर नहीं आ सकता था। और अगर कोई ज़ॉम्बी गलती से अंदर आ भी जाए तो वहाँ पर सायरन बच जाएगा और वो उन्हें मार देंगे। लेकिन उन पर अभी तक इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं था। फिर इसके बाद मेजर हेनरी जिम को एक आर्मी ऑफिसर से मिलवाता है, जो कि कुछ दिन पहले इन्फेक्टेड हो गया था और उसे चेन के साथ बांध कर रखा हुआ था। उस आर्मी सोल्जर को उन्होंने इसलिए पकड़ा हुआ था कि ज़ॉम्बी कितने दिन बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सके। जब रात को वो सब डिनर कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कोई अजीब सी बाहर से आवाज़ आती है, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अब उनके एरिया में आ चुके हैं। फिर वो बाहर जाकर सब ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। इधर अंदर एक आर्मी ऑफिसर सेलिना के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, जिससे कि जिम उसे मारने लगता है। तो मेजर हेनरी वहां आकर
उस आर्मी ऑफिसर को वहाँ से भेज देता है। फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि इन सभी आर्मी लोगों ने यहाँ एक झूठा एजेंडा चलाया हुआ था कि वो यहाँ पर लोगों को जगह दे सके और लड़कियों का मिसयूज़ कर सके। जिम को जब यह सारी बात पता चलती है तो वो हैना और सेलिना को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगता है, पर तभी मेजर हेनरी अपने ऑफिसर के जरिए उनको रोक देता है। जिम बेहोश हो जाता है, लेकिन उन सभी आर्मी ऑफिसर्स में एक बहुत ही ईमानदार सोल्जर भी होता है जो उनकी हेल्प करता है। वो ऑफिसर उन सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी काफ़ी थी, वो उन सभी को पकड़ लेती है और एक रूम में बंद कर देती है। फिर वहाँ वो ईमानदार सोल्जर जिसका नाम फेरल होता है, वो उनको बताता है कि मेजर हेनरी पागल हो चुका है और वो कहता है कि इस एरिया के 100 मीटर दूर तक ये वायरस फैल ही नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ों और पानी से आगे ये वायरस कैसे जाएगा। लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आती। वो सब यहाँ पर एक अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। फिर अगले दिन वो आर्मी के लोग जिम और फेरल को एक फॉरेस्ट में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो फेरल को शूट कर देते हैं और मार देते हैं। लेकिन जिम किसी तरह अपनी उनसे जान बचा लेता है और भाग जाता है। वो काफ़ी जख्मी भी हो चुका था और आसमान में देखने लगता है, जहाँ पर एक प्लेन नज़र आता है और सोचने लगता है कि फेरल ठीक कह रहा था कि यहाँ से बाहर ऐसा भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं। इधर दूसरी साइड इन सोल्जर ने सेलिना और हैना को अपने कब्जे में रखा हुआ था। फिर जिम उन्हें बचाने का एक प्लान तैयार करता है और कैंप के पास वाले सायरन को बचा देता है। फिर हेनरी इस सायरन की आवाज़ सुनते ही सायरन के पास जाता है अपने सोल्जर्स को लेकर, ताकि उन ज़ॉम्बीज को मार सके। लेकिन जिम बाकी सोल्जर को मार देता है, लेकिन हेनरी वहाँ से बचकर भाग जाता है। फिर जिम भी उसके साथ उस कैंप में जाता है और वहाँ उन जंजीरों में कैद हुए ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड सोल्जर को खोल देता है। फिर आज़ाद होने के बाद वो ज़ॉम्बी सोल्जर बाकी सोल्जर्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है। फिर सभी जान बचाकर वहाँ उस कैंप से भागने लगते हैं। इधर हैना और सेलिना अकेले रह जाती है। तभी वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आकर उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी जिम वहाँ आकर उस सोल्जर को मार देता है। सेलिना को डाउट होता है कि शायद जिम भी ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन बाद में उसको यह डाउट क्लियर हो जाता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है और वो जिम को प्यार भी करती थी। लेकिन तभी हैना वहाँ आकर जिम के हेड पर बोतल से अटैक कर देती है और वह उस पर अटैक इसलिए करती है क्योंकि वो समझ रही थी कि शायद जिम उसको काटने वाला है। फिर इसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने के लिए एक कार में बैठ जाती हैं, लेकिन जब वो उस कार का दरवाज़ा खोलने लगती है तो देखती है कि मेजर हेनरी उसमें पहले से ही कार में ही बैठा हुआ था। हेनरी जैसे ही जिम को देखता है तो वो उसे शूट कर देता है कि तुमने मेरे सारे ऑफिसर्स को मार दिया, लेकिन जिम नहीं मरता। फिर हैना अपने दिमाग से गाड़ी को बैक ले जाती है और पीछे से वो ही इन्फेक्टेड सोल्जर आ रहा था और वो सोल्जर पीछे से ही गाड़ी का शीशा तोड़कर मेजर हेनरी को खींचकर बाहर ले जाता है और हेनरी को मार देता है। जिसके बाद वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिम की गोली लगने से काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी और सेलिना उसको इंजेक्शन देती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक छोटे से हाउस में पाता है। उसके साथ वहाँ सेलिना और हैना भी थी। तभी उन्हें बाहर से एक प्लेन की आवाज़ आती है और वो सभी काफ़ी खुश होकर बाहर आते हैं और उसके बाद वो एक वाइट क्लॉथ से इंडिकेशन देते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और फिर लास्ट में उन्हें वहाँ से बचा लिया जाता है और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।